अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी नॉर्दर्न एरियाज़ की सीरीज़ में मैं हाज़िर हूँ थर्ड टॉक के साथ। हमने पहली दो टॉक्स में बहुत ही रेलेवेंट दो टॉपिक्स, एक फ्रॉस्ट बाइट और दूसरा एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस कवर किए थे। और बहुत मज़े की बात ये है कि पिछले एक दो दिनों में मेरा चक्कर लगा खुंजराब पास, जो कि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और उस वक्त भी वहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन -17 था। और इतना ज़्यादा बाइटिंग कोल्ड था चिल फैक्टर के साथ, अगर फिगर इन करें, कि मुझे यही दो ख्यालात आ रहे थे कि एक तो ऑक्सीजन इतनी, यानी एयर इतनी थिन थी, ऑक्सीजन इतनी कम कि एकदम बंदे को हेड एक और अजीब सी थोड़ी सफोकेशन सी फील हो रही थी। और वहाँ बहुत से ट्रक्स भी थे क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उनकी भी कंबस्चन का धुआं, और वहाँ पे कम ऑक्सीजन की वजह से कंबस्चन भी जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्चन, तो धुआं भी अजीब जो है ना बहुत तकलीफ़ कर रहा था। और दूसरा ये कि मुझे यही ख्याल आया, कान मेरे एक्सपोज थे, मैंने इसी तरह की टोपी पहनी हुई थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ देर और आधा घंटा और इसी तरह रहा तो मेरे कान शायद गिर जाएं नीचे से। तो इसी यही वाले जो एरियाज़ हैं, कान, उंगलियां, पाँव, ये फ्रॉस्ट बाइट की जद में आ जाते हैं। और हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि वो तकरीबन 4500 मीटर्स की हाइट पे था और हमने काफ़ी तेज़ी से, यानी हुंजा से खुजराब पास तक किया था, लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा देर वहाँ ठहरना नहीं था तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने फ़ौरी 10-15 मिनट वहाँ स्टे करके कुछ पिक्चर्स वगैरह बना के वापस आ गए। तीसरी चीज़ जो इस तरह की सेटिंग्स में हो सकती है उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। और बहुत ही रेलेवेंट ये है कि जो बैकग्राउंड में आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, पहले भी मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, ये राकापोशी है। ये दुनिया की 27th टॉलेस्ट पीक है और बहुत से जो मनचले होते हैं वो इसको चढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसको चढ़ने की कोशिश में अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जो पहाड़ चढ़ने वाले जैसे लोग होते हैं, इस तरह के ऊंचे पहाड़ या माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़, जब बहुत देर तक वहाँ पे अगर कोई रह जाए और वो वापस ना आ सकें तूफ़ान वगैरह की वजह से, या इवन अब शहरों में भी, जैसे नॉर्दर्न यूरोप के या यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के, जो नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स के शहर हैं, वहाँ पे शदीद ठंड होती है, कनाडा फॉर दैट मैटर। और वहाँ पे अगर किसी वजह से कोई ज़्यादा देर तक बाहर रह जाए, अगर जैसे मिसाल के तौर पे किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए जंगल वगैरह में, या कोई नशे की हालत में घर से बाहर रह जाए और घंटों तक वहीं पड़ा रहे, या फिर ऐसे इलाका जात में जहाँ बहुत ठंड होती है और बिजली वहाँ चली जाए और हीटिंग का कोई इंतज़ाम ना हो, तो वहाँ पे भी जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस या लगभग 99 फ़ारेनहाइट के करीब रहना चाहिए, हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर से मुराद जो हमारे मेन जिस्म का टोर्सो है उसके अंदर का टेम्परेचर तकरीबन इतना रहता है। और ये बहुत ज़रूरी है इतना रहना, क्योंकि हमारे नॉर्मल जो फंक्शन है ऑर्गन्स का, वो तभी होता है जब टेम्परेचर उनके मुताबिक हो। जो अंदर सेलुलर फंक्शंस हैं वो तभी हो पाते हैं जब टेम्परेचर सही हो। जब टेम्परेचर इससे गिरना शुरू हो जाए ज़्यादा देर तक ठंड में रहने की वजह से, तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया को जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है छोटे बच्चों को या बूढ़े लोगों को, क्योंकि उनके अंदर जो है वो मतलब वैसे भी कमज़ोर होते हैं और उनमें जो हीट जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो जवान लोगों की निस्बत कम होती है। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक जवान आदमी भी ठंड में रह जाए या ठंडे पानी में, समंदर में या किसी ठंडे दरिया में डूब जाए, तो उससे जिस्म से बॉडी हीट इतनी तेज़ी से निकल जाती है कि जो मेन फंक्शंस हैं बॉडी के वो ख़राब हो सकते हैं, कोमा हो सकता है और डेथ भी वाक़ई हो सकती है। आम हवा में जो हीट का लॉस है वो भी तेज़ी से होता है, लेकिन अगर ठंडा पानी हो समंदर का या दरिया का और उसमें बंदा डूब जाए, गिर जाए, तो 25 गुना तेज़ी से हीट बॉडी से लूज़ होती है। अच्छा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बॉडी को एक स्मार्ट मशीन बनाया है, इस वजह से ये बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उस बचाने के चक्करों में वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जो कि बहुत दफ़ा जान बचाने वाले साबित होते हैं। उसमें एक स्टेप जो कि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत ठंड से जब कोई आए तो वो शिवरिंग कर रहे होते हैं, यानी वो बॉडी उनकी कपकपा रही होती है। और उसकी जो एक साइंस और उसके पीछे रीज़न यही है कि मसल्स की शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होती है बॉडी के अंदर, और वो हीट जो है ना, जो लॉसेस हो रहे होते हैं, जिस्म से ज़ाया हो रही होती है हीट, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसके जो है ना उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हो रही होती है। लेकिन जब बात उससे भी आगे चली जाए और वो शिवरिंग वाली स्टेज के बावजूद भी जो हीट के लॉसेस हैं वो ख़त्म ना हो, उस मरीज़ को, बंदे को रेस्क्यू ना किया जा सके, तो फिर शिवरिंग ख़त्म हो जाती है। यानी अगर कोई मरीज़ शिवरिंग के साथ आ रहा है हाइपोथर्मिया का, ठंड में पड़े रहने की वजह से, तो ये एक अच्छा साइन है कि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और अभी बॉडी के जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं। ब्रेन को ये पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो ठंड से एक्सपोज हो गई और हीट जो है वो अनड्यूली, गैर मामूली तौर पे लूज़ हो रही है। लेकिन जब शिवरिंग का भी स्टेप ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी के ऐसे फंक्शंस हैं, बॉडी के ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वो हमारा टेम्परेचर सेंसिंग, आप उसको थर्मोस्टेट कह सकते हैं बॉडी का, तो वो
जो है ना वो भी उसका फंक्शन भी ख़राब होना शुरू हो जाता है और शिवरिंग ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो बॉडी की जैसे एक्सट्रेमिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं उंगलियां और पाँव की उंगलियां, उनकी रगें तंग हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बॉडी से हीट लॉस हमारी जल्द से हो रहा होता है और ख़ास तौर पे हाथों की पैरों की जल्द से। तो वो तंग होने से ये होता है कि इनमें खून कम जाना शुरू हो जाता है, जो हीट के लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं। जो गर्म खून है वो मेन ऑर्गन्स जैसे कि दिल, फेफड़े, जिगर, गुर्दे और दिमाग ख़ास तौर पे उनके लिए बचा लिया जाता है। लेकिन उससे फिर वही ख़तरा जो हमने फ्रॉस्ट बाइट की टॉक में बात किया था कि उंगलियों में, पैरों में खून कम जाने की वजह से फ्रॉस्ट बाइट का ख़तरा रहता है। लेकिन मैंने जिक्र किया था कि बॉडी एक स्मार्ट मशीन है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ऐसे बनाया है कि ये जान बचाने को तरजीह देती है हाथ या पैर को बचाने से। उसको पता है कि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, हाथ या पैर अगर चला भी जाए तो उसके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अच्छा, जब हाइपोथर्मिया बहुत एक्सट्रीम स्टेजेस पे पहुंच जाए, जैसे मैंने कहा शिवरिंग भी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मरीज़ कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है और उसके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत दफ़ा इरेशनल होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो अगर उसको कोई चांस भी मिल जाए अपनी जान बचाने का तो हो सकता है वो सही डिसीजन ना ले सके, और ये चीज़ हाइपोथर्मिया को और ज़्यादा तौल देती है और प्रोलॉन्ग कर देती है और मरीज़ को और सीरियस हालत में ले जाती है। हत्ता कि जो बहुत सीरियस हाइपोथर्मिया के पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर ब्रेथलेस और पल्सलेस स्टेट में आते हैं। यानी वो इतने गनूदगी में या कोमा की हालत में होते हैं कि ना उनकी पल्स मिल रही होती है और ना उनकी ब्रेथ मिल रही होती है। तो जो नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स इस चीज़ को देखते हैं वो फिर 1 मिनट तक उनकी पल्स चेक करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे मरीज़ों की पल्स बहुत स्लो हो जाती है। और आप भी अगर ऐसे किसी पेशेंट को देखें तो 1 मिनट तक उनकी पल्स चेक करें कि आपको अगर फील हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको फील ना हो तो ऐसे मरीज़ों का CPR करना शुरू कर देना चाहिए, यानी उनकी चेस्ट पे कंप्रेशंस देना शुरू कर देनी चाहिए जिन लोगों को CPR आता है, ताकि उनकी सर्कुलेशन तब तक चलती रहे जब तक कि मेडिकल अटेंशन हासिल ना हो सके या ये मरीज़ किसी एम्बुलेंस के पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के हवाले ना किया जा सके, ताकि फिर वो फर्दर ऐसे पेशेंट की रिससिटेशन को कंटिन्यू रखें। ऐसी सिचुएशन के अंदर CPR करना जान बचाने वाला साबित हो सकता है। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में जाके फिर अमूमन यही ट्रीटमेंट होती है कि इन पेशेंट्स को रीवार्म किया जाता है। वो रीवार्मिंग चाहे ब्लैंकेट्स वगैरह की सूरत में हो, उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि अगर पेशेंट के कपड़े गीले हैं या बर्फ़ में हुए हुए हैं तो वो कपड़े रिमूव करना सबसे पहली चीज़ है कि वरना अदरवाइज़ ऑब्वियसली वो हीट लॉस जो है वो जारी रहेगा। फिर कपड़े रिमूव करके ड्राई कपड़े पहना के मरीज़ को उसके बाद उनको ब्लैंकेट्स वगैरह के ज़रिए से रीवार्म किया जाता है, या कुछ जगहों पर जहाँ इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट अवेलेबल हो तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वार्म यानी गर्म, थोड़े गर्म उस तरह नहीं कि उबलते हुए गर्म, बल्कि बॉडी के टेम्परेचर के करीब करीब जो वार्म IV फ्लूइड्स हैं यानी ड्रिप वगैरह है वो यूज़ की जा सकती है, और दीगर और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऐसे मरीज़ की जान बचाने के लिए। तो अव्वल तो हम लोगों को यही करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे हमें हाइपोथर्मिया हो जाए, खुदा न खास्ता कि बहुत कोई ठंडी जगह जहाँ पे हीटिंग का इंतज़ाम ना हो या प्रॉपर क्लोथिंग या बेडिंग का इंतज़ाम ना हो। ख़ास तौर पे हमें अपने छोटे बच्चों को इस चीज़ से बचाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी से हीट बहुत तेज़ी से लूज़ हो जाती है उनके बड़े सर की वजह से। तो उनको इसीलिए छोटे बच्चों को जो माएँ हैं वो बहुत ख्याल रखती हैं कि उनको वार्म कपड़े, टोपी, ग्लव्स, सॉक्स वगैरह पहना के रखें। और अगर ख़ास तौर पे वो ठंडे इलाकों में हैं जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ, तो इनमें बहुत ज़्यादा ख़याल की एहतियात की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर कोई माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह हैं उनको आपने देखा होगा कि वो बहुत प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होते हैं, उनके स्पेशल जो है ना ड्रेस होता है। अगर स्पेशल ड्रेस नहीं है तो वो अपने आप को एक ख़ुदकुश मिशन के ऊपर लेकर जा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे मरीज़ को आप पा लें कि जो बाहर पड़े हुए हैं ठंडी हालत में और या गाड़ी उनकी ख़राब हो गई है और उनको ठंड से एक्सपोजर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट की पल्स चेक कर लेनी चाहिए। अगर पल्स नहीं आ रही तो CPR करना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशंस, ताकि उनकी सर्कुलेशन वापस से चले, और उनको जल्द अज जल्द ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे इमरजेंसी रूम के अंदर पहुंचा देना चाहिए जहां पे उनका प्रॉपर्ली हाइपोथर्मिया या जो कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उसका डायग्नोसिस हो सके और इलाज हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की टॉक से आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इससे किसी का जो कि मुश्किल में हो उसका फ़ायदा हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।